टुडे वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एंटेपार्टम हेमरेज। ठीक है, हेमरेज मैंने आपको टर्म बताया था, हेमरेज जहां पर भी आता है मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, ये ब्लीडिंग कैसी ब्लीडिंग है? एंटेपार्टम, एंटे मतलब पहले, ठीक है, पहले, पार्टीशन मतलब बिफोर बर्थ, बिफोर चाइल्ड बर्थ, बेबी के डिलीवर होने से पहले जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेपार्टम हेमरेज। इसके लिए कॉमनली दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, प्लेसेंटा है वो नॉर्मली कहाँ चिपकनी चाहिए? यूट्रस के पोस्टीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट पे चिपकनी चाहिए, या फिर एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट पे चिपकनी चाहिए, बट वो वहां पे न चिपक के वो सर्विक्स की तरफ आ जाती है, वो ओस के ऊपर आ जाती है, जो सर्विक्स की ओपनिंग है, सर्विक्स का जो माउथ है उसके ऊपर वो आ जाती है, कवर कर लेती है। तो उसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग है वो डिलीवरी से पहले, पार्टीशन से पहले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? प्लेसेंटा अपनी जगह सही चिपकी हुई है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, बट उसमें क्या है, वो प्लेसेंटा डिटेच होना स्टार्ट हो जाती है, वो वहां से उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल एब्रप्शन। ठीक है, तो कॉमनली दो कारण होते हैं एंटेपार्टम हेमरेज के। एक तो क्या है, प्लेसेंटा गलत जगह पे चिपकी हुई है, दूसरा प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से उखड़ गई है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एंटेपार्टम हेमरेज को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्री पार्टम हेमरेज। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, पार्टीशन मतलब चाइल्ड बर्थ, और प्री मतलब पहले, चाइल्ड बर्थ से पहले जो होने वाली ब्लीडिंग होती है उसको हम एंटेपार्टम हेमरेज या प्री पार्टम हेमरेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन के बारे में देखें तो एनी ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक तक हम फिटस को वायबल, 20, 22 ये डिफरेंट रहता है। ये यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे कि 20 ये फिक्स, बट ये डेफिनेशन वाइज क्या है कि 20 सप्ताह के बाद में जो भी जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंटेपार्टम हेमरेज या प्री पार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज से पहले, फर्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर से पहले जो ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंटेपार्टम हेमरेज बोलेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग अगर 20 सप्ताह से पहले हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। ठीक है, वो अबॉर्शन वाले चैप्टर में हम सेपरेट बात कर लेंगे। ये 20, 22, 24 या डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, तो उसके बारे में जब हम अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे तब आपको स्टैंडर्ड वहां पे WHO और जो रूटीन है उसके बारे में दोनों में बताएंगे। ठीक है, इफ ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर बेबी डिलीवरी उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टीशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी या चाइल्ड बर्थ, और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, इसका प्री पार्टम हेमरेज या एंटीपार्टम हेमरेज का इंसिडेंस कितना होता है? तो ये 3% है, मतलब इन 3% ऑफ केसेस ब्लीडिंग होगी एंटीपार्टम। ठीक है, अब एंटीपार्टम हेमरेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहला कारण तो क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा से ब्लीडिंग हो रही हो, और ये मोस्ट कॉमन कारण है। ठीक है, प्लेसेंटा से ब्लीडिंग के कारण हमने देख लिए, प्लेसेंटा गलत जगह पे चिपकी हुई है, प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, या फिर प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ गई है, एब्रप्सियो प्लेसेंटे। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड या इडियोपैथिक। अब अनएक्सप्लेन्ड या इडियोपैथिक में कारण क्या हो सकता है? उसमें कोई लोकल कारण नहीं है, उसमें हो सकता है बॉडी का कोई जनरलाइज रीजन हो। जनरलाइज रीजन में हो सकता है कोई कोगुलोपैथी हो या फिर अदर कोई फैक्टर डेफिसिट हो, उसकी वजह से उसको हम किस में रखेंगे? अनएक्सप्लेन्ड और इंटरमीडिएट इडियोपैथिक कोज। ठीक है, थर्ड है वो लोकल सर्वाइकल रीजन का। ठीक है, कोई वेजाइनल ट्रोमा हो, सर्वाइकल ट्रोमा हो उसकी वजह से, या फिर कोई सर्वाइकल पोलिप हो, या फिर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स हो, उसकी वजह से भी एंटेपार्टम ब्लीड हो सकता है। ठीक है, अब हम एक एक करके प्लेसेंटा प्रीविया और उसके बारे में बात कर लेते हैं, एब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होके लो लाइंग प्लेसेंटा है। ठीक है, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस है वो बड़ा है, यूट्रस काफी बड़ा ऑर्गन है, होलोमस्कुलर ऑर्गन है, तो उसमें क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है सर्विक्स का मुंह आधा कवर करे, पार्शियल कवर करे, या फिर कंप्लीट कवर करे। ठीक है, तो ये रूटीनली कहाँ होनी चाहिए? रूटीनली ये चिपकी हुई है पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे होनी चाहिए, बट इसमें क्या है? ये जो ओपनिंग है, सर्विक्स है, इस ओपनिंग के ऊपर इसने क्या कर लिया? कवर कर लिया। यहाँ पर क्या होगा कि पहले बेबी डिलीवर होगा और उसके बाद में ये प्लेसेंटा सेपरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये ओपनिंग स्टार्ट होगी,
वैसे ही ये इसकी सरफेस है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देगी, और यही एक कारण होता है एंटीपार्टम हेमरेज का। अब इसके लो लाइंग प्लेसेंटा रूटीनली तो ऊपर की तरफ चिपकनी चाहिए, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स, अगर ये यूट्रस माने, ये फेलोपियन ट्यूब्स माने, ये फिम्ब्रिय माने, तो ये यहां से आके ऊपर की तरफ ही इम्प्लांट हो जाना चाहिए था। ये ऊपर ना होके नीचे की तरफ इम्प्लांट क्यों हुआ, तो उसके बारे में थ्योरीज हैं कि हो सकता है प्रोबेबल कारण ये हो, इसकी वजह से नीचे की तरफ ये आ जाते हो, कि ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये रोल करते 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 कैविटी में आ गया, और इसके ऊपर की जो कवरिंग थी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा का क्या काम था कि वो मल्टीपल स्पर्म्स की एंट्री को रोक रही थी, सिंगल स्पर्म को एंट्री दे रही थी, बट वो 4 से 5 डेज में डिसअपियर हो जानी चाहिए थी, वो डिसअपियर हुई नहीं। ठीक है, वो डिसअपियर हुई नहीं, तो यहाँ पर ये चिपका नहीं, और यहाँ पर ये चिपका नहीं, तो ये क्या नीचे की तरफ आके चिपका, तो नीचे की तरफ आके चिपका, तो दिस में बी ए पॉसिबल कॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट ड्रॉप्स डाउन एंड सेटल्ड इन द लोअर सेगमेंट। ठीक है, ग्रेविटी से मान लो या फिर अदर किसी रीजन से मान लो, टाइम ड्यूरेशन की वजह से मान लो, वो लो लाइंग आके सेटल हो जाता है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर ऊपर ना चिपक के ये नीचे की तरफ चिपक जाता है, जिससे कि क्या होगा कि ये प्लेसेंटा बेबी के डिलीवर होने से पहले ब्लीड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसमें क्या जेनो पेलुसिडा डिसअपियर 4-5 दिन में हो जानी चाहिए थी, बट ट्रोफोप्लास्ट विल नॉट इम्प्लांट बिकॉज, क्योंकि ये कवरिंग है और ये लोअर सेगमेंट में चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया उसका डिफेक्ट जोना पेलुसिडा का। सेकंड डिफेक्ट क्या हो सकता है कि यूट्रस के इनर लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के ऊपर ही वो जाके चिपकना है, अगर एंडोमेट्रियम में कोई डिफेक्ट हो तो उस वजह से भी हो सकता है वो ऊपर ना चिपक के नीचे की तरफ आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ में क्या होता है, पुअर डेसिडुएशन रिएक्शन इन अपर सेगमेंट कॉजेज ट्रोफोब्लास्ट टू कम एंड इम्प्लांट लोअर। ठीक है, ऊपर की तरफ की जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी उसमें क्या है कि डेसिडुअल रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, तो डेसिडुअल प्रॉपर नहीं है, रिएक्शंस प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन कर जाएगा, तो वहां पे नीचे आके चिपक जाएगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, पहले जो प्रीवियस डिलीवरी थी उसमें भी मान लो प्लेसेंटा प्रीविया थे, तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसीज रहेंगी उनमें भी चांसेस रहेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो। ठीक है, मल्टीपेरिटी एंड इंक्रीज मैटरनल एज, इनमें भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस हैं या इंसिडेंस है वो बढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी, ठीक है, सीजरिन सेक्शन हुआ या फिर अदर कोई यूट्रस की सर्जरी हुई, मायोमेक्टमी हुआ, तो उनमें क्या होगा, उनमें भी चांसेस ऑफ लो लाइंग प्लेसेंटा के या प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया डेफिनेशन वन लाइन में याद रखनी हो तो लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, प्रीवियसली अगर मान लो यूट्रस में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम उसको क्यूरेट करा गया हो, क्यूरेटेज की वजह से भी उसमें चांसेस बढ़ते हैं। बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा वो किसमें दिखती है, डायबिटीज मेलाइटिस की जो पेशेंट होती हैं, जो डायबिटिक मदर्स होती हैं, उनके अंदर प्लेसेंटा होती है वो बिग साइज की होती है। जो मल्टी फिटल प्रेगनेंसी वाली, एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिप्लेट्स हैं, उनमें क्या होगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो चांसेस है कि लो लाइंग प्लेसेंटा के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, सक्सेंट्यूरेट लोब, एक्स्ट्रा लोब में प्रेजेंट इन लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कारण है लो लाइंग प्लेसेंटा के। अब लो लाइंग प्लेसेंटा के कारण तो हो गया, अब इसको हम ग्रेड करते हैं। ठीक है, अब ग्रेडिंग के लिए ब्राउन्स क्लासिफिकेशन यूज करा जाता है। अब ब्राउन्स क्लासिफिकेशन में क्या करा है, टाइप 1 और लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या होगा, मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज सिचुएटेड इन अपर सेगमेंट बट ए स्मॉल पार्ट एनक्रोचेज द लोअर सेगमेंट। ठीक है, बट इंटरनल ओस है उस तक, वहां तक वो ज्यादा नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये मान लो ये यूट्रस है, ये लोअर की तरफ आ तो गया, बट इसने क्या करा है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसके ऊपर ज्यादा एनक्रोचमेंट नहीं करा, पार्शियल करा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होगा, मार्जिनल हो जाएगा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया या टाइप 2 या सेकेंड डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा रीचेज अप टू मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस, मार्जिनल, और ये भी मार्जिनल इंटरनल ओस तक है, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और सेकेंड डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 3 में क्या होगा, ये इनकम्प्लीटली कवर कर लेगा,
मतलब पूरा जो ये सर्विक्स वाला एरिया है इसको पूरे को कवर नहीं करेगा, बट इनकम्प्लीटली ये कवर कर लेगा, ठीक है। इन प्लेसेंटा इनकम्प्लीटली कवर्स द इंटरनल ओस एंड प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर। इसमें क्या चांसेस है कि इसने इनकम्प्लीटली कवर तो कर लिया, बट जब ये सर्विक्स डायलेट होगा तब हो सकता है ये पीछे की तरफ खिसक जाए, ठीक है। यहाँ पे धक्का लगा तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। अब कंप्लीटली सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस्ड होगी, तो ये कंप्लीटली कवर कर रहा है इसको। तो प्लेसेंटल कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस इवन व्हेन इट इज फुल्ली डायलेटेड। टाइप 3 में क्या था कि टाइप 3 में प्लेसेंटा जब ये सर्विक्स जब डायलेट हो रहा था उस टाइम पे हो सकता है ये प्लेसेंटा ऊपर की तरफ थोड़ी खिसक जाए, बट इसमें क्या है कि वो बीचों बीच आ गया, तो अगर मान लो ये सर्विक्स फुल्ली डायलेट भी हो जाता है तब भी वो पूरा कवर करके रखेगा, और ये बेबी किसी भी तरीके से नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता। इसमें सर्जिकल, आपको सर्जिकली बेबी को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब डिग्रीज को हम पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो ये लो लाइन तो है, बट इसने क्या करा है, सिर्फ मार्जिनल एनक्रोच करा है, मार्जिनल भी नहीं है, मतलब स्मॉल पार्ट एनक्रोच करा है। इसने क्या करा है, सर्विक्स का मुंह मार्जिनल एनक्रोच करा है, तो ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो ये थोड़ा सा पार्ट कवर है, इसने थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया, मतलब लेस देन 1/3 के आसपास, ठीक है। अब जो ये है ग्रेड 3 में क्या है कि इसमें स्मॉल पार्ट ही बचा है, बाकी सारा का सारा पार्ट है वो प्लेसेंटा ने कवर कर रखा है। अब इसमें क्या चांसेस है, इसमें ड्यूअल चांसेस है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम वेट करें और ये सर्विक्स डायलेट हो, और सर्विक्स जैसे ही डायलेट हो तो ये खिसक के ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, तब बेबी डिलीवर हो सकता है। अब अगर मान लो ये नेक्स्ट वाली सिचुएशन है जिसमें कंप्लीट कवर कर रखा है, तो इसमें कोई चांस नहीं है कि ये बेबी नॉर्मली डिलीवर हो। अब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम इसको माइल्ड और सीवियर में ग्रेड कर सकते हैं। माइल्ड क्या है, माइनर डिग्री भी बोलते हैं इसको, माइल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 है एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, और सीवियर प्लेसेंटल प्रीविया में इसको मेजर डिग्री भी बोलते हैं। इसमें 2, 3, 4, 2 में कौन सा, इसमें एंटीरियर था, इसमें पोस्टीरियर बचा, ठीक है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो टाइप 2 है वो दोनों में है, ठीक है, और जो चीज दोनों में होगी एंटीरियर पोस्टीरियर का डिफरेंस होगा, तो अगर मान लो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछना हो तो वो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो माइल्ड में कौन सा होगा, एंटीरियर वाला माइल्ड में होगा और पोस्टीरियर वाला वो सीवियर में होगा। अब बात करें हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया की, तो टाइप 2 पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। अब टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया को हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसने क्या करना है कि इट डिक्रीजेज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, जो आगे और पीछे जो बोन्स हैं उनके बीच का जो डायमीटर है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच का, ये कम कर देती है बाई 2.5 सेंटीमीटर। तो बेबी के निकलने का जो रास्ता है वो 2.5 सेंटीमीटर से वो कम कर दिया गया, ठीक है, इनलेट का रास्ता है वो कम कर दिया गया। तो इसमें क्या होगा, अगर हम डिलीवरी के लिए अलाउ भी कर देंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई भी करेंगे, तो इसमें प्लेसेंटा वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, और प्लेसेंटा जैसे कंप्रेस होगी फिटल सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा, और फिटल सर्कुलेशन अफेक्ट होगा तो फिटल हाइपोक्सिया हो सकता है, और दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ बेबी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, क्योंकि सामने से कॉर्ड है वो प्रोलैप्स कर सकती है, और फिटल कॉर्ड कंप्रेशन के भी चांसेस ज्यादा है, फिटल एस्पेक्सिया और डेथ के चांसेस भी टाइप 2 इसमें ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या रहेंगी। तो सिम्टम्स में क्या रहेगा कि वेजाइना से या जेनेटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, पर वेजाइनम ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग कैसी हो रही है, सडन ऑनसेट, अचानक से ही हुआ, कोई कारण नहीं था, कोई झटका नहीं लगा, कोई और ट्रॉमा नहीं हुआ, ठीक है, और ब्लीडिंग कैसी है, वो पेनलेस है। ये पेनलेस ब्लीडिंग है, ये रिसेंटली पूछा गया था 2018 एम्स में, ठीक है। तो पेनलेस ब्लीडिंग पर वेजाइनम कारण प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ब्लड के बारे में बात करें तो रेड होगा, रिकरेंट होगा, बार बार आएगा और रिवील्ड होगा, छुपा हुआ नहीं होगा, आपको कंप्लीटली विजिबल होगा,
ठीक है। अब साइंस के बारे में बात करें, ये तो सिम्टम्स थे, साइंस के बारे में बात करें तो फंडल हाइट इज प्रोपोर्शनेट, इलास्टिक, सॉफ्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। यूट्रस कैसा है, सॉफ्ट है, रिलैक्स है, और फंडल हाइट है वो प्रोपोर्शनेट है और पूरा कंप्लीटली इलास्टिक है, ठीक है। इसमें यूट्रस में कोई परेशानी नहीं है, फिटस में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है, परेशानी है प्लेसेंटा की पोजीशन में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ टर्म जब इफेसमेंट, जब सर्विक्स की ओपनिंग स्टार्ट होगी या सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे ये परेशान करता है, ठीक है। इसमें क्या है, माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन। प्लेसेंटा नीचे की तरफ रहेगी तो बेबी की पोजीशन है वो नॉर्मली वर्टेक्स ना होके बेबी की पोजीशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो उसमें ब्रीच हो सकता है, ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, अनस्टेबल लाई हो सकता है, ठीक है। ब्रीच मतलब नॉर्मल से हटके प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स मतलब बेबी है वो ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, ठीक है। अनस्टेबल लाई का मतलब बार बार पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेबी की जो पोजीशन फिक्स होने का कारण होता है उसमें क्या होता है, जैसे सर्विक्स डायलेट हुई बेबी का हेड आके एंगेज हो जाता है, और जैसे हेड एंगेज होता है वो पोजीशन फिक्स हो गई, इसके बाद में पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट इनमें क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, तो ये एंगेजमेंट के लिए जगह ही नहीं बची, ठीक है। अब एंगेजमेंट हेड आके कहीं अटकने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो लाई कैसा हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, ठीक है। फिटल हार्ट साउंड्स हैं उनको सुना जाता है। अब फिटल हार्ट साउंड्स डिक्रीज होते हैं इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलवर्दीज साइन, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेलवर्दीज साइन, डिक्रीज इन फिटल हार्ट साउंड से फिटल हार्ट रेट इन प्लेसेंटा प्रीविया इज नोन एज स्टेलवर्दीज साइन। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, फिटल हेड से कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। Pressing fetal down causes decrease in FHR which will return to normal when pressure is removed, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ से मान लो प्रेशर भी डाला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिटल हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगी, फिटल हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। फिटल हार्ट रेट कम क्यों होगी, क्योंकि प्लेसेंटा कंप्रेस हो गई, और प्लेसेंटा कंप्रेस हुई, फिटल हार्ट रेट कम हुई। जैसे आपने कंप्रेशन छोड़ा, कंप्रेशन प्लेसेंटा पर से हटा और वो नॉर्मल आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेलवर्दीज साइन, ठीक है। ये मेनली किस में होता है, तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में ये मेनली होता है, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस, जब भी प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस की बात करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम जाएंगे सोनोग्राफी के साथ में, ठीक है। सोनोग्राफी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक वेजाइना के थ्रू प्रोब डाल के कर सकते हैं और एक एब्डोमेन के थ्रू प्रोब के थ्रू कर सकते हैं। तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी को हम दूसरा शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टीवीएस, ठीक है। टीवीएस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। टीवीएस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि इसमें हम वेजाइना के थ्रू प्रोब डालेंगे और उससे चेक करेंगे, तो उसमें क्या है, आपको ये प्लेसेंटा प्रीविया बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगी। बट इसमें ध्यान क्या रखना होता है, प्रोब नॉट टचिंग द सर्विक्स, प्रोब सर्विक्स को टच नहीं करना चाहिए। पेल्विक एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन टू डायग्नोसिस प्लेसेंटा प्रीविया एज में सेपरेट द प्लेसेंटा, ठीक है। आपको पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि कंप्रेशन से क्या हो सकता है, वो जो प्लेसेंटा थी, प्लेसेंटा प्रीविया थी, लो लाइंग प्लेसेंटा थी, वो क्या हो सकती है, वो सेपरेट हो सकती है, वो डिटेच हो सकती है उस कंप्रेशन से, ठीक है। डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है, तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इन द ओटी विल ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द सीजरियन सेक्शन। ऐसा अगर डाउट है कि प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो ये रिस्क लेने के बजाय कि आप वार्ड में या फिर कहीं छोटी जगह पर आप सीधा उसको पीवी करके चेक करते हो, तो वो डेंजरस हो सकता है। ये आपको पीवी करके चेक करना है तो कहाँ चेक करना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में चेक करना चाहिए, और सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए सीजरियन सेक्शन की। अगर मान लो प्लेसेंटा डिटेच हो जाती है, उखड़ जाती है, तो हम तुरंत सीजरियन करके बेबी को बचा सकें, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इसका एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है मैककेफी और जॉनसन रेजिम, ठीक है। मैककेफी और जॉनसन रेजिम और कंजर्वेटिव रेजिमेन, ठीक है। कंजर्वेटिव रेजिमेन में क्या होता है, गोल इज टू कैरी प्रेगनेंसी टिल टर्म विदाउट पुटिंग मदर्स लाइफ एट रिस्क विद एन एम टू अचीव फिटल लंग मेच्योरिटी।
ठीक है। फीटल जो ग्रोथ होती है वो स्टेप्स में होती है, ठीक है। स्टेप्स में कैसे होती है, जो प्रेगनेंसी होती है, जो टर्म तक जब जाती है तब उसमें सर्टेन चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उसके लंग्स की मैच्योरिटी लास्ट के डेज में होती है, लास्ट के 2-3 वीक्स में होती है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि प्रेगनेंसी हम टर्म तक कंटिन्यू करें। टर्म पर जैसे प्रेगनेंसी चली जाती है, फीटल लंग मैच्योरिटी होगी, तो अब क्या है, अब अगर आप डिलीवरी करवा देते हो या फिर सिजरिन करके बेबी को आउट कर देते हो, तो वो बेबी है वो मोर हेल्दी होगा, उसको सांस लेने में कम परेशानी होगी, उसकी लंग्स वो मेच्योर होंगे, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा। और इन सब से क्या फर्क पड़ेगा, इन सब से फर्क ये पड़ेगा कि बेबी को जो पोस्ट जो केयर चाहिए होती है वो केयर की कम जरूरत पड़ेगी, बेबी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी प्रॉपर्ली डेवलप होंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या क्या होता है कि आप ये एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, या फिर मैककेफी या जॉनसन रेजिमेंट कैसे फॉलो कर सकते हो, या फिर कंजर्वेटिवली आप टर्म तक ये कैसे लेकर जा सकते हो। तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें परेशानी है कि प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के मुंह पे है, ठीक है। तो सर्विक्स की जो माउथ ओपनिंग है, सर्विक्स की ओपनिंग है, उसको होने नहीं देगी। तो आपका मकसद क्या होगा, कि हमारा मकसद ये होगा कि हम लोग इसको कम से कम मूव कराएं, ठीक है, कम से कम इसको एग्जामिन करें। तो इसमें क्या, कंप्लीट बेड रेस्ट विद हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन क्यों जरूरी है, कि अगर मान लो गलती से ये प्लेसेंटा डिटेच हो गई तो इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेके बेबी को सर्जिकली आउट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड अरेंज करके रखना होता है, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग है वो काफी सीवियर होगी, और ब्लीडिंग सीवियर होगी तो ब्लड हमें चाहिए होगा फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ठीक है। इफ पेशेंट इज RH नेगेटिव देन गिव NTD। मदर इज रेसुस फैक्टर नेगेटिव, मतलब मदर है वो RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मैटरनल और फीटल ब्लड है वो आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं, और मैटरनल और फीटल ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गए तो इसमें क्या है कि रेसस फैक्टर है वो नेगेटिव है मदर में, और मदर में क्या है, फैक्टर नेगेटिव होने की वजह से क्या है कि जैसे ये एक फॉरेन एंटीजन ब्लड से कांटेक्ट में आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, और वह एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो इस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस ब्लड का डिस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें NTD उसको प्रोफिलैक्टिकली लगाना होता है, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चांसेस ऑफ हाइड्रोप्स फिटेलिस, चांसेस ऑफ जॉन्डिस ज्यादा रहेंगे इसमें, ठीक है। टोकोलाइटिक्स देने चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस इज एटोसिबेन, निफेडिपिन इज एन अल्टरनेटिव। निफेडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और टोकोलाइटिक्स में अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एटोसिबेन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं हम लोग। स्टीरॉइड्स कब देंगे, जब लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन। इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्टीरॉइड्स क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट के 4 वीक होते हैं उसमें लंग्स मेच्योर होते हैं, उसमें सर्फेक्टेंट बन जाते हैं, तो लंग डेवलप लंग के साथ में अगर बेबी डिलीवर होता है तो उसको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर मान लो 34 वीक्स या 34 वीक्स से कम का बेबी है, स्मॉल बेबी है, तो उसमें क्या है कि लंग्स मेच्योर नहीं हुए, और लंग्स अगर मेच्योर नहीं हुए हैं तो उसमें क्या है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा रहेगा, रेस्पिरेटरी परेशानियां ज्यादा रहेंगी, और न्यूमोनियाज के चांसेस ज्यादा रहेंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसको नियोनेटल ICU में रखना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास में टाइम हो तो स्टीरॉइड देना चाहिए ताकि लंग्स वो अर्ली मेच्योर हो जाएं, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एंटीरियर विद मैटरनल एंड फीटल कंडीशन स्टेबल। सिचुएशंस दे रखी है कि टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 2 में भी कौन सा वाला, जो एंटीरियर वाला है, ये दोनों अगर मान लो प्लेसेंटा की लोकेशंस है, प्लेसेंटा प्रीवी है बट ग्रेड 1 है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीवी है ग्रेड 2 है बट एंटीरियर लाइंग है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, हमें वेट एंड वॉच करना होता है कि मदर की कंडीशन स्टेबल है, फिटस की कंडीशन स्टेबल है, दोनों अगर स्टेबल हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन गिव ए ट्राई ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। अदरवाइज
हमें क्या करना है, जितने भी प्लेसेंटा प्रीवी है उसमें प्रिपेयर फॉर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, मतलब सर्जिकली बेबी को आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अब इंडिकेशंस की बात करें तो स्टेबल मदर हो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो, हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो। हीमोडायनेमिकली स्टेबल से क्या समझते हैं आप कि मदर का बीपी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स रेट ठीक है। इन दोनों से क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि ब्लीडिंग दो प्रकार की हो सकती है। एक ब्लीडिंग जो ब्लीड करके बाहर की तरफ आ जाए और आपको और हमें दिख जाए कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी ब्लीडिंग कौन सी हो सकती है कि ब्लीडिंग अंदर की तरफ हो रही हो, जो कि हमें दिख नहीं रही हो। तो अगर ब्लीडिंग दिख नहीं रही हो या फिर दिख रही हो, ब्लड जैसे वेसल से आउट होता है तो बॉडी का क्या रेस्पॉन्स होता है, बॉडी हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करने के लिए बोलती है कि कहीं ना कहीं से ब्लड है वो ब्लड कम पड़ रहा है, जो ब्लड की डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई पूरी नहीं हो रही, तो हार्ट एक्स्ट्रा काम करने लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट हार्ट बीटिंग या फिर टेकीकार्डिया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ही मान लो ब्लीड ज्यादा करेगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मतलब जो वेसल्स के अंदर जो ब्लड था उसका जो अमाउंट है वो अगर कम हो गया, क्योंकि ब्लड का लॉस हो गया, ब्लड बाहर निकल गया, तो उसमें क्या होगा कि बीपी फॉल कर जाएगा। तो बीपी फॉल कर जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, मतलब पेशेंट शॉक में चली जाएगी। तो आपको हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो यू कैन गिव इट ए ट्राई फॉर वेजाइनल डिलीवरी। फीटल स्टेबिलिटी में क्या क्या देखना होता है कि आप फीटल डिस्ट्रेस देख लो, फीटल मूवमेंट्स देख लो, फीटल के जो टोकोग्राफी होती है जो हम लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस और एफएचआर वाला जो इमेज मैंने दिखाया था आपको, तो वो टोकोग्राफी करके देख लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब ठीक चल रहा है, फीटल हार्ट साउंड ठीक चल रहे हैं, तो ये फीटस कैसा है, ये स्टेबल है। इसमें भी हम वेट कर सकते हैं हम कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स। टोकोलाइट्स की हम लोगों ने भी बात करी, तो टोकोलाइट्स में ये जो एटोसिबेन है, ये एटोसिबेन दिस इज एन एंटीडोट फॉर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बारे में इसको हम एक फ्लो चार्ट बना के समझना चाहें कि ये मैकफी और जॉनसन रेजिमिन या जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो इंडिकेशंस में बात करें तो स्टेबल मदर, ठीक है, मदर स्टेबल होनी चाहिए। मदर स्टेबल से क्या मतलब है कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, कि एक्टिव ब्लीडिंग मतलब कोई भी ब्लीड है वो पर वेजाइनम या पर जेनाइटल ट्रैक्ट कोई भी ब्लीडिंग एक्टिवली नहीं हो रही। दूसरा क्या है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए मदर। हीमोडायनेमिकली स्टेबल से मतलब क्या समझते हैं आप, हीमोडायनेमिक्स मतलब ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर क्या है कि जो सर्कुलेटिंग, जो हमारी वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, वो जो नसों पे जो दबाव लगाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसको मेजर कर लेते हैं, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं से ब्लड का लॉस हो रहा हो, ब्लड कहीं से निकल रहा हो, ऊज कर रहा हो या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही हो, तो अगर ब्लीडिंग बाहर हो रही है तो हमें दिख जाएगी और अंदर की तरफ इंटरनल ब्लीड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया। अब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम अगर कम हो गया तो दिमाग के पास में क्या सेंस जाएगा, दिमाग के पास में ये सूचना जाएगी कि ब्लड की कमी हो रही है, तो आप ब्लड एक्स्ट्रा पंप करो। तो दिमाग से हार्ट के पास में सिग्नल आएगा कि आप एक्स्ट्रा काम करो, ब्लड की कमी हो रही है। तो जो हार्ट एक्स्ट्रा काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया, मतलब हार्ट फास्ट धड़केगा। तो ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल या फिर शॉक लाइक स्टेट। शॉक लाइक स्टेट मतलब टेकीकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन, ठीक है। तो मदर के अगर बीपी ठीक है, पल्स ठीक है और कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, वी कैन गिव इट ए कंजर्वेटिव ट्राई ऑफ मैकफी रेजिमिन, ठीक है। फीटल स्टेबल से क्या समझते हैं, कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो, फीटल की मूवमेंट्स ठीक है, ठीक है। रिएक्टिव कार्डियोटोकोग्राफी हो, ठीक है। जो कार्डियोटोकोग्राफी है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट रेट और ये सारे के सारे एक अच्छे सीक्वेंस में चल रहे हो। फीटल हार्ट साउंड्स हैं वो ठीक हो, ठीक है, मतलब फीटल में कोई डिस्ट्रेस नहीं है। प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम की हो, 37 वीक्स के बाद में तो क्या है कि लंग्स मेच्योर हो गए, तो अब आप वेट न भी करें, अब डिलीवरी हो भी जाती है तो कोई परेशानी नहीं है। बट लेस देन 37 वीक्स में
लंग्स मेच्योर नहीं है, सर्फेक्टेंट्स नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बेबी डिलीवर होगा वो ARDS में जाने की संभावना है उसकी ज्यादा है, मतलब रेस्पिरेटरी फेल्योर में जाने की संभावना ज्यादा है। तो इन सब सिचुएशंस में हमें क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं हो और एक्टिव मैनेजमेंट की बात हो, तो एक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा, एक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्टिव मैनेजमेंट मतलब फीटस और मदर दोनों को सेपरेट कर दो और दोनों को अलग अलग मैनेज करो, ठीक है। तो इसमें एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा, टर्मिनेट प्रेगनेंसी इमीडिएटली इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। इसमें ये नहीं कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये तो 30 वीक्स का ही है, 32 वीक्स का ही है। इसमें क्या, दोनों को सेपरेट करो, मदर को सेपरेट करो और अलग डील करो, और फीटस को सेपरेट करो और उसको अलग डील करो, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या है इसके, तो एक्टिव ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, अनस्टेबल पेशेंट हो हीमोडायनेमिकली अभी मैंने बताया बीपी और पल्स, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कहीं कम हो रहा हो और टेकिकार्डिया हो रहा हो, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। जेस्टेशनल एज है वो 37 वीक्स क्रॉस कर गई हो, 37 वीक के बाद में वेट करके भी हम लोग कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग एक्टिवली उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट अगर लेबर में हो तो भी उसको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, फीटल डिस्ट्रेस हो, फीटल हार्ट साउंड्स डिमिनिश डिप करना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना होता है, एक्टिवली मदर और फीटस दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट करके फीटस को अलग डील करो, मदर को अलग डील करो, ठीक है। यूएसजी शोज एनोमेली, ठीक है। आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई और पता चला कि फीटस के स्कल ही नहीं बना हुआ, तो ये स्कल बाद में डेवलप नहीं हो सकता, तो ऐसे फीटस ये वायबल नहीं है, फीटस है वो डेड है ऑलरेडी, तो ऐसी सब सिचुएशंस में आप क्या करोगे, इमीडिएटली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और डील सेपरेटली, ठीक है। अब मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए इसमें, मोड ऑफ डिलीवरी मतलब हमारे पास में दो मोड ऑफ डिलीवरी है, या तो पर वेजाइनल हो, ठीक है, या फिर सर्जिकली हम बेबी को बाहर निकालें, सीजरियन सेक्शन हो। तो मोड ऑफ डिलीवरी में क्या है, माइनर डिग्री में 1 and 2 एंटीरियर, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव इट ए ट्राई फॉर ए वेजाइनल डिलीवरी, हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए एक ट्राई कर सकते हैं। मेजर डिग्री हो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया 3rd 4th या फिर 2nd टाइप में भी पोस्टीरियर, जो कि डेंजरस माना जाता है। इन सब में क्या है, इन सब में आपको सीजरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, मतलब सर्जिकली बेबी को आउट करना पड़ेगा, एंड दिस इज ए डिलीवरी ऑफ चॉइस, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और कारण है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इंडिकेशंस ऑफ सीजरियन सेक्शन माने तो क्या क्या हो सकते हैं, मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, डेंजरस वेराइटी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सीवियरली ब्लीड कर रही हो, ठीक है, फीटल एज है वो लेस देन 32 वीक्स हो, और फीटल डिस्ट्रेस हो, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होना होता है, इन सब सिचुएशंस में सर्जिकली बेबी को आउट करना होता है, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना होता है, डॉक्टर है वो पूरे टाइम पर पेशेंट के साथ में नहीं होता, मोस्टली पेशेंट के साथ में जो पेशेंट को एकम्पनी कर रहा होता है या फिर जो फुल टाइम वार्ड में रुक रहा होता है वो होता है नर्स, ठीक है। वो नर्स ही होती है जो उसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है वो चेक करेगी, वो उसके ब्लड प्रेशर और पल्स को चेक करेगी, उसके पेलर को देखेगी। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना होता है, आपको मॉनिटर करना है किस चीज के लिए, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हर एक वी आर बाउंड टू मेडिको लीगल, ठीक है, हम लोग मेडिको लीगली बाउंड है कि पेशेंट की जो केयर आपने कुछ भी करी वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हो, क्योंकि वो पेशेंट या वो पर्सन, वो पेशेंट कोर्ट में जा सकता है और चैलेंज कर सकता है कि मेरे पेशेंट को ये केयर नहीं मिली या फिर ये केयर नहीं मिली। तो जितना आप काम करते हो उतना आपको लिखना भी चाहिए, काम चाहे कम भी करते हो तो भी आपको पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको, अगर मान लो आपके ऊपर कोई मेडिकल लीगली एस्पेक्ट का कोई केस लगता है तो उसमें आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आपको लिखना होता है। काउंट नंबर ऑफ पेरिनियल पेड्स, पेड्स जितने चेंज करे उन पेड्स में कितना शोकेज था, शोकेज का कलर क्या था, वो ब्लड था या फिर कोई डिस्चार्ज था, म्यूकस प्लग था, वो सारा का सारा आपको काउंट भी करना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्सटेंट ऑफ सैचुरेशन टू डिटरमाइन ब्लड लॉस,
ब्लड में ऑक्सीजन को लंग्स से पेरीफेरी में टिश्यू तक ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ब्लीडिंग हो जाएगी तो ब्लड सेल्स का लॉस हो गया, हीमोग्लोबिन का लॉस हो गया, और हीमोग्लोबिन का लॉस हो गया तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के कहीं पर भी चेक करोगे तो वहां पर सैचुरेशन है वो कम आएगा। अब सैचुरेशन कम आएगा तो वो आपको मैनेज करना है, आपको देखना है, आपको नोटिफाई करवाना है उसको। ठीक है, फीटस के लिए आप क्या मॉनिटरिंग करेंगे? फीटल हार्ट रेट को कंटिन्यूस चेक करना होता है। ठीक है, जो उसके लिए डॉपलर आता है आजकल, डॉपलर की हेल्प से कर सकते हो, सीटीजी की हेल्प से कर सकते हो। हीमोग्लोबिन मॉनिटर करना होता है, हीमेटोक्रिट्स देखने होते हैं। हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट्स से क्या मतलब हुआ कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और सेल काउंट है, हीमेटोक्रिट है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर द मैटरनल वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे के सारे आपको मदर के कंटिन्यूअस चेक करते रहना चाहिए। ऑब्जर्व कलर फॉर पेलर और साइनोसिस। ठीक है, जैसे ही मान लो अगर मान लो कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो जाती है, बाहर दिखती है तो वेल एंड गुड, और अगर इंटरनल ब्लीड कर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ब्लड का लॉस हुआ, ब्लड लॉस हुआ तो हीमोग्लोबिन कम हुआ, ब्लड की सेल्स कम हुई और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं जाएगा तो वो अचानक से वो पेशेंट कैसे हो सकती है? पेलर हो सकती है, बिल्कुल सफेद या फिर हल्का पीलापन उस कलर की हो सकती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो साइनोसिस भी हो सकता है। साइनोसिस दो प्रकार का होता है, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल, इन दोनों को भी आपको चेक करते रहना होता है। और जैसे ये साइंस मिलते हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन जो नेचुरली 20-21% है उससे हम कितना मेंटेन कर पाते हैं? 95 to 100%। ठीक है, अब अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमें बढ़ा के 30, 40, 50, 60% तक, या फिर लीटर्स में बात करें तो 15 लीटर तक ऑक्सीजन हमें स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, मेंटेन बेड इन रेस्ट सेमी फाउलर पोजीशन। पोजीशन क्या रखनी है इसमें? सेमी फाउलर पोजीशन रखनी चाहिए पेशेंट की। ठीक है, एम्पैथाइज पेशेंट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, क्योंकि आप फीमेल्स के इंटरनल जेनेटेलिया को आप एग्जामिन करने की बात कर रहे हो तो पेशेंट को आपके ऊपर फेथ होना चाहिए, है ना, पेशेंट को ऐसा नहीं लगना। मेंटेन पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, और उसके बाद में क्या करना होता है? पेशेंट की प्लेसेंटा प्रीविया में, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये इससे एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा डिटेच हो सकती है, और प्लेसेंट वो अगर सीजरिन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर इमीडिएटली कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है तो ऑलवेज रेडी फॉर सर्जरी, ऑलवेज रेडी विद ओटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म अपनी एब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। एब्रप्सियो प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का सडन डिटैचमेंट या फिर एक्सीडेंटल हिमरेज। ठीक है, नॉर्मली प्लेसेंटा वो चिपकी हुई है यूट्रस की वॉल से। ठीक है, कंटिन्यूस वो उसको ब्लड फ्लो दे रही है। अब इसमें क्या हुआ कि ये अचानक से प्लेसेंटा कहीं से डिटेच हो गई, और ये डिटेचमेंट, ये इस डिटेचमेंट को हम क्या बोलते हैं? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज डिफाइंड एज हेमरेज अकरिंग इन प्रेगनेंसी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। ठीक है, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा में कोई भी ऐसी ब्लीडिंग जो कि उसके सेपरेशन की वजह से हो गई हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एब्रप्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। बेबी डिलीवर होने के बाद में तो, मेच्योर होने के बाद में तो डिलीवर होनी ही है, बट ये क्या टाइम से पहले ये क्या हो गई? सेपरेट हो गई। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके टाइप्स में एक तो रिवील्ड एब्रप्शन। ठीक है, रिवील्ड का मतलब जो आप देख सकते हो, ब्लीडिंग इज एक्सटर्नली विजिबल, दिस वेराइटी प्लेसेंटा सेपरेट्स इन सच ए मैनर दैट ब्लीडिंग कम्स आउट, मतलब ये तो रिवील हो गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है?
कॉन्सील्ड मतलब हिडन, छुपा हुआ, छुपी हुई ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग इज नॉट विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है। इन दिस वेराइटी प्लेसेंटा सेपरेट्स इन सच ए मैनर दैट ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा एंड डज नॉट कम आउट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि दो प्रकार से हम प्लेसेंटा का सेपरेशन मान सकते हैं। पहला तो क्या है कि प्लेसेंटा सेपरेट हुई, डिटेच हुई और ब्लड बाहर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवील टाइप। और दूसरा क्या हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गई बट उसका ब्लड है वो बाहर नहीं है, वो लोकलाइज एक जगह पे कलेक्ट हो गया, जिसको हम हेमेटोमा फॉर्मेशन भी बोलेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड इज ए मोस्ट कॉमन वेराइटी और मिक्स्ड वेराइटी। इसमें क्या रिवील्ड प्लस कॉन्सील्ड दोनों है, मतलब थोड़ा ब्लड बाहर भी आ जाएगा और थोड़ा ब्लड है वो क्लॉट बन के पीछे की तरफ भी रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें पिक्चर से बात करें तो इसमें क्या है, ये रिवील्ड है, ये बाहर निकल गया जेनिटल ट्रैक्ट से। इसमें क्या है, सेपरेट हो गया और ये यहाँ पे कलेक्ट होकर रह गया, तो ये कंसील्ड है। रिवील्ड बाहर निकल गया, कंसील्ड है वो एक जगह पर ही लोकलाइज उसका कलेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्विलेर यूट्रस के बारे में। व्हाट इज कोर्विलेर यूट्रस? इट इज ए पैथोलॉजिकल एंटिटी फाउंड इन कंसील्ड एब्रप्शन प्लेसेंटे, ठीक है। मतलब ये फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है? दिस इज एन पैथोलॉजिकल एंटिटी इन कंसील्ड मतलब हिडन, एब्रप्सियो प्लेसेंटे मतलब हिडन प्लेसेंटल डिटैचमेंट में ये पैथोलॉजिकल एंटिटी देखने को मिलती है। इन द ब्लीडिंग, इन दिस ब्लीडिंग में गोज इनटू मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, मतलब ब्लीडिंग है वो बाहर तो आई नहीं, वो अंदर की तरफ ही बढ़ रही है। तो यूट्रस की इनर लेयर्स कौन सी होती है? सबसे पहले एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग गई अंदर की तरफ तो मायोमेट्रियम, और उससे ऊपर की तरफ गई तो पेरीमेट्रियम तक ये जा सकती है। ब्लीडिंग में गो इनटू मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। यूट्रस बिकम्स डार्क कलर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि ब्लड इकट्ठा हो गया है, हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया। तो हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड इनिशियली रेड होता है, उसके बाद में कैसा होने लग जाता है, ब्राउनिश कलर का होने लग जाता है। तो इनिशियली बिकम्स डार्क कलर्ड और पोर्ट वाइन अपीयरेंस, ठीक है। अब ये कोविलेराइन यूट्रस इज ऑफन डायग्नोस्ड एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। यूट्रस को आप बाहर से नहीं देख सकते। यूट्रस अगर इस टाइप का आपको डायग्नोसिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ओपन करोगे आप तभी आपको दिखेगा कि इस यूट्रस में ब्लीडिंग हुई है। और ये यूट्रस जिसमें ब्लीडिंग हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, कुवेलेर यूट्रस, ठीक है। इट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर हिस्टेक्टोमी। ब्लड है तो ब्लड क्या है, ब्लड कलेक्ट हो गया, हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया इसकी वॉल के अंदर। तो ब्लड क्या है, जैसे आपकी चोट लगती है ब्लड इकट्ठा होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, रेड कलर का होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे यूट्रस के साथ में होगा। यूट्रस की जो लेयर्स हैं उनमें जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वो धीरे धीरे करके बॉडी उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। दिस इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर हिस्टेक्टोमी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कलर चेंज हो गया तो आपको इसको काट के बाहर निकालना है, फिर इसको सर्जिकली रिमूव करना है। इसको आपको सर्जिकली रिमूव नहीं करना है, ठीक है। ये इसके बारे में, कलर के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये क्या है, ये यूट्रस है, इसका ये यहाँ पे ये सोर्स था ब्लीडिंग का, और ये चारों तरफ ये ब्लड इकट्ठा हो गया और इसका कलर कैसा हो गया, डार्क ब्राउन कलर का हो गया। तो ये क्या है, कुवेलेर यूट्रस, ठीक है। कोई भी छेद की वजह से या फिर कोई भी रेंट की वजह से ब्लड गोज इनटू मायोमेट्रियम और उसको हम क्या बोलेंगे, कुवेलेर यूट्रस। अब इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, ये इसका इस ब्लीडिंग का कारण क्या हो सकता है। तो ब्लीडिंग जहां पर भी होती है तो ब्लीडिंग का सबसे कॉमन कारण हम लोग क्या मानते हैं, या तो कोई ट्रॉमा होगा, और अगर मान लो इडियोपैथिक कोज होगा तो उसमें हम क्या मानेंगे कि खून है वो नसों में तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, या फिर उसका प्रेशर है वो ज्यादा था किसी भी कारण से, ठीक है। और खून का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने को हम क्या लिखते हैं, हाइपर टेंशन। मतलब टेंशन मतलब तनाव, हाइपर मतलब ज्यादा, नसों पर तनाव बढ़ने को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या हो सकता है कि कोई नस रप्चर कर जाए, रेंट बन जाए और उससे वो ब्लड इकट्ठा हो जाए। कोई भी चोट लगे, ट्रोमा ड्यूरिंग वर्जन मतलब बेबी है उसका लाइव नॉर्मल नहीं था और एक्सटर्नली रोटेट कर रहे थे, एक्सटर्नल वर्जन, इंटरनल वर्जन, उसमें भी हो सकता है।
कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें भी हो सकता है। एमनियोसेंटेसिस, आप सुई डाल के एमनियोटिक फ्लूइड खींच के देख रहे थे, उसमें भी वो प्रेशर तेज था, या फिर कोई वेसल पंक्चर हो गई उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। कोर्डोसेंटेसिस की वजह से भी हो सकता है। और क्या, कोरियोनस विलस सैंपलिंग, मतलब कोई भी प्रोसीजर की वजह से। ये सारे के सारे तीनों क्या हो जाएंगे, ये मेडिकल पर्सनल्स या हमारे द्वारा करे गए कारण किसे ब्लीडिंग हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइट्रोजेनिक कॉज भी बोल सकते हैं, आइट्रोजेनिक कॉज। ठीक है। या फिर थर्ड रीजन क्या हो सकता है, पहला क्या हो गया कि खून है नसों में तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, या फिर उसमें प्रेशर ज्यादा था, हाइपरटेंशन था। दूसरा क्या, डायरेक्ट कोई चोट लग गई। तीसरा क्या हो सकता है, सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस। सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस क्या हो सकता है कि यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन, एक ऐसा थैला है जिसके अंदर फीटस है, उसके चारों तरफ उसके झिल्लियां हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड, पानी भरा हुआ है। अब ये अगर मान लो अचानक से वो पानी लीक कर गया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, अचानक से जैसे वो पानी लीक करा, यूट्रस सडनली कोलैप्स करेगा, तो वहां पे उसमें एक्स्ट्रा जो ब्लड था या फिर जो ब्लड था वो नसों से बाहर आ गया, तो उस कंडीशन में भी एक कोरिलेट यूट्रस आपको मिल सकता है। ठीक है, प्रीमेच्योर ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन्स में मिल सकता है। इन हाइड्रोएमनियोस ड्यू टू एक्सेसिव ड्रेनेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस, मतलब जो आपने सुई डाल के खींचा तो वो ट्रैक्ट बन गया, उस रास्ते से एक्सेसिव ड्रेनेज की वजह से भी हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, ट्विन प्रेगनेंसी थी, एक यूट्रस में 2 फीटस थे या 3 फीटस थे, फर्स्ट फीटस जैसे बाहर आया, एरिया कोलैप्स हुआ, और एरिया कोलैप्स होते क्या हो गया, उसमें ब्लीड हो गया। ठीक है, इसमें अदर रीजंस के बारे में बात करें, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, सिक प्लेसेंटा, इन्फेक्शन एंड कैल्सिफिकेशन इन द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की गड़बड़ की वजह से भी वो ब्लीड कर सकता है। ठीक है, प्रायर हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटे, ये भी एक रीजन हो सकता है। प्लेसेंटल एनोमेलीज हो सकती है, लाइक सर्कमविलेट प्लेसेंटा। अब सर्कमविलेट प्लेसेंटा क्या होता है, कोरियोनिक प्लेट स्मॉलर हो, सो ब्लड में एस्केप फ्रॉम द पेरिफेरल एज ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमविलेट प्लेसेंटा। ठीक है, अदर रीजंस के बारे में बात करें, फिर लाइफस्टाइल रीजंस के बारे में बात करें, तो सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग्स एब्यूज, कोकेन एब्यूज हो सकता है। कोकेन एब्यूज से क्या होता है, वेसोस्पाज्म होता है, और वेसोस्पाज्म से क्या होगा, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन होगा। ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन से मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट वर्ड जहां पर भी लग जाता है मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई एपिसोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट एपिसोड। सडन, अचानक से शॉर्ट टाइम के लिए होने वाले एपिसोड को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट एपिसोड। तो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड से भी हो सकता है, इट कॉजेज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, और उससे क्या हो सकता है, डिक्रीज्ड इरेथ्रोपोइसिस हो सकता है। ठीक है, माल फॉर्मेशंस की वजह से भी हो सकता है। सेप्टेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस क्या होता है, यूट्रस सिंगल कैविटी होता है। ठीक है, बट यूट्रस जब डेवलप हो रहा होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तब ये इसमें एक कोई झिल्ली रह जाए, इसमें कोई मेम्ब्रेन रह जाए, और वो इसको 2 भागों में बांटते या 3 भागों में बांटते। ठीक है, तो ये सेप्टेट यूट्रस होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग के ग्रेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हिमरेज अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस। हिमरेज किस किस टाइप का हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, और सीवियर हो सकता है। माइल्ड जहां पर भी नाम आता है मतलब स्मॉल अमाउंट में हुआ है, थोड़ा इफेक्ट डालेगा। मॉडरेट मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सको या फिर उसको घर पे मैनेज कर सको। सीवियर क्या हो सकता है, सीवियर में क्या होगा कि सीवियर मतलब अगर आपने तुरंत मैनेज नहीं करा तो पेशेंट में डाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट को तुरंत ही आपको ब्लड या फिर आईवी फ्लूइड्स वगैरह एडिक्वेट अमाउंट में देना होता है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि लाइफ बचाई जा सके। ठीक है, तो माइल्ड में क्या क्या होगा, माइल्ड में ब्लड लॉस है वो 15% होगा, मॉडरेट लॉस में कितना होगा 15 to 30% होगा, और सीवियर में कितना होगा, सीवियर में जो ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस विल बी मोर देन 30%। ठीक है, मोर देन 30% ब्लड लॉस गोज इनटू सीवियर, मॉडरेट इज 15 to 30%, एंड माइल्ड हिमरेज इज 15% ऑफ
ब्लड लॉस। अब इसकी ग्रेडिंग्स के बारे में बात करें एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के, तो ग्रेड 0 में कुछ नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई यूट्रस चेंजेस नहीं है, कोई बीपी पल्स चेंज नहीं है, कोई हार्ट रेट चेंज नहीं है, और सेपरेशन है वो परसेंटेज वाइज काउंट करा जाए तो लेस देन 10% है, मतलब लेस देन 10% है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, यूट्रस में भी कोई चेंज नहीं है, बीपी पल्स में भी कोई चेंज नहीं है। ग्रेड 1 में क्या होगा, ग्रेड 1 इज माइल्ड और दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइल्ड होगा, यूट्रस में तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्लीडिंग है वो माइल्ड है, माइल्ड का मतलब कितना हो गया, माइल्ड का मतलब हो गया आपका लेस देन 15%, ठीक है। उसमें क्या हो गया, यूट्रस में कोई चेंजेस नहीं है, बीपी और पल्स है वो बिल्कुल ठीक है पेशेंट के, बीपी और पल्स को हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है वो, ठीक है। हार्ट रेट ठीक है और सेपरेशन है वो 10 to 20% है। ग्रेड 2 प्लेसेंटा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगा, मॉडरेट ब्लीडिंग हो जाएगी, 15 से 30% का ब्लड लॉस, ठीक है। यूट्रस है, अब इसमें टेंडरनेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैंने बताया था कि माइल्ड को आप सिम्टोमेटिकली या फिर ऐसे मैनेज कर सकते हो, कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो, मॉडरेट वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मॉडरेट वाले को ऑब्जर्व भी करना होता है, सपोर्टिव भी देना होता है। तो इसमें क्या होगा, यूट्रस होगा वो टेंडर होगा, बीपी पल्स है वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, 15 से 30% का ब्लड लॉस हुआ तो बीपी विल कम डाउन और हार्ट रेट विल गो अप, ठीक है। हार्ट रेट है बेबी की वो डिस्ट्रेस में चली जाएगी और सेपरेशन है उसका अगर काउंटिंग करें तो 20 से 30% का प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया। थर्ड या सीवियर डिग्री में क्या होगा, इसमें ब्लीडिंग है वो मोर देन 30% हो गई, ठीक है। यूट्रस है वो टाइटेनिक और टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शंस में, मतलब सीवियर कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस में चला गया, पेशेंट है वो शॉक में चली गई, क्यों, क्योंकि ब्लड लॉस है वो मोर देन 30% हो गया। बेबी में डाई और जो सेपरेशन है वो मोर देन 50% हो गया। तो सेपरेशन अगर प्लेसेंटा का 50% से ज्यादा हो गया तो बेबी को क्या करेगी, ये बेबी के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो बेबी में डाई, पेशेंट विल बी इन शॉक, यूट्रस विल बी इन टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस और ब्लीडिंग विल बी मोर देन 30%, ठीक है। तो ये इसके ग्रेडिंग्स हो गए। अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटे, प्रिवेंशन करो, जो भी मॉडिफाइबल चीजें थी, जो कोकीन यूज था, सिगरेट स्मोकिंग थी, अल्कोहल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अगर मान लो बीपी तेज रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीपी कंट्रोल करके रखो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कोज, मतलब करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कोज का मतलब क्या हुआ कि जो जो कारण हमने लिखे थे कि हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया की वजह से हो सकता है, कोकेन एब्यूज से हो सकता है, पेशेंट के फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, तो ये जो जो मॉडिफाइबल चेंजेस हैं या फिर जो जो चेंज कर सकते हैं उन सब में अंडरलाइंग कोज को आप ट्रीट करो। इमरजेंसी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। रिसोसिटेशन, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है और जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी फ्लूइड्स के ट्रांसफ्यूजन से उसको आपको जो ब्लड लॉस हुआ उसको रिप्लेस करो ताकि बीपी और पल्स मेंटेन करे जा सके। बीपी और पल्स मेंटेन होंगे तो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। नेवर वेट एंड वॉच इन एब्रप्शन, ये है इसकी पंच लाइन, ये है इसकी याद रखने वाली लाइन। इसमें वेट एंड वॉच आप नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच करोगे तो फीटस विल डाई इन यूट्रो, ठीक है। फीटस, नॉट ओनली फीटस बट मदर ऑल्सो कैन डाई ड्यू टू दिस। नेवर गिव टोकोलाइटिक्स, जो पहले वाला था उसमें हम क्या कर रहे थे, टोकोलाइटिक्स दे रहे थे, रेस्ट करवा रहे थे और वेट एंड वॉच कर रहे थे कि प्रेगनेंसी को हम कहां तक लेकर जाएंगे, हम 37 वीक्स तक लेकर जाएंगे ताकि लंग्स मैच्योर हो जाएं और बेबी है वो भी नॉर्मल रहे और मदर भी नॉर्मल रहे। बट इसमें क्या है कि प्लेसेंटा जैसे डिटेच हुई आपको इमीडिएटली उसको क्या करना है, मैनेज करना है, उसको टोकोलाइटिक्स का कोई रोल नहीं है, कोई वेट एंड वॉच का रोल नहीं है। इसमें एक रूल होता है, प्रिचार्ड्स रूल होता है, प्रिचार्ड्स रूल ऑफ 30, मेंटेन हिमेटोक्रिट, मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है उनको आपको ब्लड के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 30 रखना है, 30% रखना है, और यूरिन आउटपुट है
उसको भी आपको 30 ml पर आवर रखना है, ठीक है। अब यूरिन आउटपुट की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? यूरिन आउटपुट क्या होता है? यूरिन आउटपुट इज ए सिंगल बेस्ड इंडिकेटर ऑफ शॉक। सिंगल बेस्ड इंडिकेटर ऑफ शॉक से मतलब क्या हुआ कि यूरिन अगर पेशेंट के एडिक्वेटली आ रहा है तो इसका मतलब जो अंदर जो सप्लाई है, किडनीज को जो सप्लाई है दैट इज नॉर्मल। किडनीज से ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो नॉर्मल है। अब किडनीज से ब्लड का फिल्ट्रेशन नॉर्मल है तो मान के चल सकते हैं कि जो अदर वाइटल ऑर्गन्स है उनका सर्कुलेशन भी नॉर्मल ही होगा। और अगर मान लो फिल्ट्रेशन, किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, तब इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो वाइटल ऑर्गन्स की सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एडिक्वेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए सीरियसली हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, लाइक फ्लूइड्स, ब्लड, और कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करना हो तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें प्रिफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? ठीक है, वेजाइनल, बिकॉज पेशेंट ऑफ एब्रप्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज गोज इनटू डिलीवर प्रेसिपिटेट लेबर एंड डिलीवर्स विद इन 3 आवर्स, ठीक है। प्लेसेंटा डिटेच हो गई तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है। बट अगर मान लो चांसेस हो और ऐसी सिचुएशन हो तो ओटी अवेलेबल हो, ब्लड अवेलेबल हो और फिटल हार्ट रेट वगैरह मैनेज कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सिजरीन सेक्शन करना चाहिए। उस कब जब मदर अनस्टेबल हो, ठीक है, मदर शॉक में जा रही हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, हार्ट रेट बढ़ रही हो सकता है कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो, फिटल डिस्ट्रेस हो, तब भी ये क्लियर इंडिकेशन है सर्जरी के लिए। अनसक्सेसफुल एमनियोटमी और लेस देन 32 वीक्स, ठीक है। अब इसके एब्रप्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? मदर साइड के और फिटल साइड के। अब मदर साइड में, मदर में क्या हो सकता है? ब्लीडिंग की वजह से बीपी कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, शॉक में चली गई, ठीक है। पेशेंट सेप्सिस में जा सकती है क्योंकि शॉक और ये प्रेगनेंसी अपने आप में क्या है? लो इम्यून स्टेट है। लो इम्यून स्टेट में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर ऑलवेज हायर। और ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो पेशेंट ब्लीड कर जाती है, शॉक में चली जाती है, तो मतलब फर्दर जो इम्यूनिटी लेवल है वो और डाउन हो गया, और इम्यूनिटी लेवल डाउन है, साथ में ट्रॉमा है, ठीक है। तो उस ट्रॉमा के साथ में पेशेंट में गो इनटू सेप्सिस, डीआईसी। डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है। प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे और पेशेंट में गो इनटू डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। और अगर ये मैनेज नहीं करा गया तो पेशेंट में डाई ऑल्सो। पोस्टमार्टम हिमरेज हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। सियान सिंड्रोम हो सकता है। व्हाट इज सियान सिंड्रोम? सियान सिंड्रोम क्या होता है? इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों होगा? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या है कि सप्लाई एडिक्वेट हो रही है और अचानक से वो रुक जाए, अचानक से वो इनकी वजह से रुक जाए तो उसमें क्या होगा? पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो जाएगा। पोस्टमार्टम नेक्रोसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा? रिजल्ट्स इन लैक्टेशन फेलियर, ठीक है। जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो नहीं सीक्रेट होंगे और पिट्यूटरी के हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होंगे तो लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा। फीमेल है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाएगी अपने बेबी को, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? प्रीमेच्योरिटी, इमीडिएटली डिलीवर करना पड़ गया 37 वीक से पहले तो प्रीमेच्योरिटी, लंग्स प्रीमेच्योर है, बेबी प्रीमेच्योर है। एनोक्सिया और फिटल डेथ। एनोक्सिया फिटल डेथ क्यों? प्लेसेंटा मान लो सेपरेट हो गई मोर देन 2/3 या फिर 50%, 30%, 40%, तो फिटस के पास में लिमिटेड प्लेसेंटा से काम चल रहा है और लिमिटेड प्लेसेंटा से अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है कि काम न चले तो पेशेंट में गो इनटू फिटस में गो इनटू एनोक्सिया एंड फिटल डेथ। अब हम दोनों को एक साथ में देखते हैं। जो एंटेपार्टम हिमरेज या फिर जो बेबी के डिलीवरी होने से पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम डिवाइड करके देखते हैं दोनों को एक जगह पे, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब लो लाइंग प्लेसेंटा, एब्रप्सियो प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का डिटेच होना, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन कौन सा चलता है? तो इसमें ब्राउन्स क्लासिफिकेशन होता है प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, लो लाइंग प्लेसेंटा के लिए, और पेज क्लासिफिकेशन होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपके जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपको सिर्फ सिंगल इस टेबल से ही सारे के सारे मिल जाएंगे।
और ये जो दोनों चैप्टर थे, इतने बड़े बड़े चैप्टर थे, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं वार्निंग हेमरेज। इसमें क्या हो रहा है, प्लेसेंटा थी वो सर्विक्स के माउथ पे थी, ठीक है, वहां से वो जैसे डायलेटेशन स्टार्ट हुआ वहां से वो ब्लीड कर जाएगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, फ्रेश ब्लड होगा इसमें। ठीक है, इसमें कैसा होगा, इसमें कारण एक्सीडेंटल हेमरेज होगा, यूजुअली कॉन्सील्ड और रिवील्ड और मिक्स टाइप का डार्क कलर ब्लीड होगा। इसमें क्या है, इसमें सर्विक्स के माउथ पर ही है, ऊपर ही है जस्ट, वहां से ब्लड आएगा, वो फ्रेश ब्लड होगा। इसमें क्या होगा, ऊपर कहीं से ब्लीड करेगा और वो ब्लड होगा, वो कैसा कलर का होगा, डार्क कलर का होगा। रिस्क फैक्टर्स में इसमें क्या है, प्रीवियस सर्जरी, सीजरिन सेक्शन, क्यूरेटेज, मल्टीपैरा। ठीक है, इसमें कॉजेज या सर्जरी भी हो सकती है, पहले कोई सर्जरी भी हो, मतलब लो लाइन के लिए सर्जरी भी हुई हो, क्यूरेटेज हो रखा हो, मल्टीपेरिटी हो, उसमें चांसेस ऑफ प्रीविया के ज्यादा रहेंगे। जबकि प्लेसेंटा के डिटेच होने के, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या मिलेगा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन, हाईएस्ट रिस्क पे स्मोकिंग और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, एसोसिएशन, इसमें क्या होगा कि सर्विक्स का जो माउथ है उसके ऊपर तो प्लेसेंटा है, तो बेबी है वो फिक्स ही नहीं होगा, तो बेबी की प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच। प्लेसेंटा की लोकेशन के बारे में बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, नाम में बता रखा है लो लाइंग प्लेसेंटा, और इसमें कौन सी है, अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा रहेगी एब्रप्शियो प्लेसेंटा में। यूट्रस की बात करें तो इसमें यूट्रस है वो कैसा होगा, यूट्रस बिल्कुल ठीक होगा, कोई परेशानी नहीं है, सॉफ्ट, रिलैक्स्ड और नॉन टेंडर। ठीक है, इसमें कैसा रहेगा, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे, टेंडर रहेगा, रिजिड रहेगा, टेंस रहेगा। ठीक है, ब्लीडिंग इसमें कैसी रहेगी, इसमें कोई पेन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, और रिकरेंट हो गई, बंद हो गई, पेनलेस है, रिकरेंट है और कॉजलेस है, कोई कारण नहीं है, कोई पेन नहीं है और बार बार हो रही। इसमें कैसी ब्लीडिंग होगी, एक बार सेपरेट होगी प्लेसेंटा तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी विद फीचर्स ऑफ टॉक्सेमी। अब फीटल इफेक्ट्स के बारे में बात करें, जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें ब्लीडिंग कैसी होगी, रेयरली फेटल होगी, मतलब फीटस के लिए जानलेवा रेयरली होगी। FHR है, फीटल हार्ट रेट है, वो लगभग हर एक पेशेंट में नॉर्मल मिलेगी। जबकि एब्रप्शन में क्या मिलेगा, फीटल हेमरेज होगा, मतलब जानलेवा हेमरेज होगा, हाइपोटेंशन होगा, शोक होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा और फीटस का डेमाइस भी हो सकता है, मतलब फीटल डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका अल्ट्रासाउंड पे कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनली प्रिफर्ड वेराइटी, और इसका करेंगे क्लिनिकली। ठीक है, ट्रीटमेंट में इसमें क्या कर रहे थे, मैकफी और वो जॉनसन वाला रेजिम था, कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे थे। पीवी एग्जामिनेशन अगर करना था तो वो हमें करना था ऑपरेशन थिएटर में विद रेडी सीजरिन सेक्शन, ओटी टेबल के लिए। ठीक है, ओटी टेबल रेडी होना चाहिए, सीजरिन के लिए टीम रेडी होनी चाहिए, तभी आपको पीवी करना है। और इसमें क्या करना होता है, स्टेबलाइज पेशेंट, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक और डिलीवर द बेबी। जहां पर भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहां पे मैंने आपको रूल बताया था कि मदर और फीटस सेपरेट कर दो और दोनों को सेपरेटली अलग अलग मैनेज करो। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के मोड्स के बारे में। ठीक है, अब मोड्स के बारे में बात करें तो दो मेथड होते हैं, शुल्ट्ज मेथड और डनकन मेथड। ठीक है, इसमें इंसिडेंस की बात करें तो शुल्ट्ज मेथड है वो मोस्ट कॉमनली 80% होता है और ये वाला 20% ही होता है डनकन मेथड। अब सेपरेशन शुल्ट्ज मेथड में कहां पे होगा, तो सेपरेशन शुल्ट्ज मेथड में स्टार्ट होगा फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये मान लो प्लेसेंटा है तो बीच से स्टार्ट होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा। और डनकन मेथड में कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द पेरीफेरी, ये बाहर वाला जो एरिया है इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर मान लो ये बीच से स्टार्ट हो गया सेपरेट होना, तो ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है और प्रेजेंटिंग पार्ट एट वल्वा। वल्वा क्या होता है, जो फीमेल जेनिटली का एक्सटर्नल पार्ट है, वहां से आप देखेंगे तो फीटल साइड वो आपको प्लेसेंटा की दिखेगी। अब फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा होती है वो एकदम स्मूथ होती है, उसके ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है और वेसल्स वहां पे मर्ज कर रही होती हैं, तो फीटल साइड स्मूथ एंड शाइनी। अब इसमें क्या है, पेरीफेरी से डिटेच हो गई, तो पेरीफेरी से डिटेच होगी तो वल्वा पे जो दिखेगा वो मैटरनल साइड दिखेगा, और मैटरनल साइड है वो डायरेक्टली सा दिखेगा, उसमें शाइनी नहीं दिखेगा। पिक्चर से देख के समझना चाहें तो ये है डनकन मेथड। इसमें क्या हुआ कि ये साइड से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, अब ये इसके अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा थी। अब ये क्या है, ये बाहर की तरफ आई प्लेसेंटा, तो ये वाला पार्ट आपको एक्सपोज हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर एक्सपोज होगा तो दिस पार्ट इज नॉट शाइनी, दिस इज डर्टी।
शुल्ट्ज मेथड में क्या होना है कि शुल्ट्ज मेथड में जो सेपरेशन स्टार्ट होगा वो सेंटर से होगा, पेरीफेरी चिपका हुआ है, सेंटर से सेपरेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा तब आपको ये वाला पार्ट है वो प्रेजेंट करेगा। अब ये वाला पार्ट प्रेजेंट करेगा तो दिस इज स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, पिक्चर से दोबारा देख के समझें तो फिटल साइड है, ये फिटल साइड है, इसमें बहुत सारी वेसल्स है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये कैसी है, स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, ये चमकदार है। अब मैटरनल साइड देखें जो डनकन मेथड वाली है, इसमें क्या है, ये रफ पेचेज से डेसिडुआज है, डनकन डेसिडुआज मैटरनल साइड, फिटल साइड शुल्ट्ज मेथड। ठीक है, ये याद रखने हैं। क्लासिकल साइंस के बारे में बात करें कि प्लेसेंटा सेपरेट हुई तो क्लासिकल साइंस क्या मतलब टिपिकली पता कैसे चलेगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ है वो अचानक से बढ़ जाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कैसे बढ़ी, ये पहले यहां तक था और ये थोड़ा सा पार्ट बाहर था, अब जैसे जैसे ये सेपरेट हुआ आउट हुआ तो ये लेंथ बढ़ गई। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ गई। ए गश ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, जैसे सेपरेट हुई अचानक से गश ऑफ ब्लड आएगा, मतलब अचानक से ब्लड आएगा एक बहाव के साथ में। चेंज इन शेप ऑफ यूट्राइन फंडस, यूट्रस का जो फंडस है उसकी चेंज है, उस शेप है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम डिस्कॉइड टू ग्लोबुलर विद इन एलिवेशन ऑफ फंडल